गांधी जी ने एक बात बोली थी, मैं हमेशा इस बात पे ताज्जुब करता हूं, मुझे हैरानी होती है कि कैसे कोई पर्सन दूसरे को नीचा दिखा के खुद ज्यादा इज्जतदार महसूस करता है। जैसे देखो, अक्सर हम देखते हैं वर्क प्लेसेस पर बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट्स पर चिल्लाता है, उनको नीचा दिखाता है, ह्यूमिलिएट करता है। या फिर हम ये भी देखते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट पर चिल्लाता है, उस पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसको ह्यूमिलिएट करता है, उसकी डिग्निटी उससे छीनने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? गांधी जी के कोट के अनुसार देखो, अक्सर वो लोग जो इनसिक्योर महसूस करते हैं ना, जिनको खुद को अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट आता है, वो ऐसा करते हैं, वो अपनी डोमिनेंस साबित करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि वास्तव में देखो, आप ना अगर दूसरों की डिग्निटी का सम्मान करोगे, दूसरों को ऊपर लेके जाओगे नीचा दिखाने के बजाय, तब आपसे लोग ज्यादा प्यार करेंगे, तब बल्कि सबका फायदा है। विक्टिम जिसको नीचा दिखाया जा रहा है उसका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, इवन वर्क प्लेस भी बहुत बढ़िया होगा। अगर कॉलेज है तो वहां पे भी इकोसिस्टम बहुत बढ़िया होगा। तो गांधी जी के इस कोट में ना पावर डायनामिक्स इन्वॉल्व है। आप देखो एग्जाम्पल्स यहां पर सो कॉल्ड लोअर कास्ट और सो कॉल्ड अपर कास्ट का भी दे सकते हो। जैसे पुराने समय में जो पब्लिक प्लेसेस थे वहां उनको एक्सेस नहीं करने दिया जाता था, सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता था। तो वो क्या था, वहां पे भी एक प्रकार से पावर डायनामिक्स इन्वॉल्व थे। दिखाने की कोशिश होती थी कि देखो सोशल हायरार्की में हम ऊपर हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं, डोमिनेंस साबित करने की कोशिश होती थी। लेकिन दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों से उनकी डिग्निटी छीन के कैसे कोई इज्जतदार हो सकता है? अच्छा होगा देखो, दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय एक बार हम एम्पैथी की वैल्यू का इस्तेमाल करें। सोच के देखें कि हमें कैसे लगेगा अगर हमें कोई नीचा दिखाएगा। तो ये कोट था, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। डेट आज की 10 फरवरी है और 2 आर्टिकल्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, दोनों द हिंदू के। एक तो देखो पीवी नरसिम्हा राव से संबंधित है। टाइटल बेशक मंडल मंदिर एंड मार्केट है, लेकिन फोकस यहाँ पे मार्केट पे है। मंडल मंदिर मार्केट का मतलब ये है, जैसे देखो अभी सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया कि हम इन लोगों को, जैसे MS स्वामीनाथन जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, चौधरी चरण सिंह और इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, इन सबको भारत रत्न देंगे। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, उनको भी भारत रत्न देने की बात सरकार ने कर दी है। मंडल मतलब मंडल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था और कर्पूरी ठाकुर ने इस दिशा में काम किया था। मंदिर मतलब लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर मूवमेंट में रोल प्ले किया था। और मार्केट मतलब LPG रिफॉर्म लाने में नरसिम्हा राव ने कंट्रीब्यूट किया था। तो इस वजह से भारत रत्न देकर इन तीनों लोगों को बीजेपी ने मंडल, मंदिर और मार्केट को साधने की कोशिश की है। आप में से किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था कि एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है भारत रत्न? कोई लिमिट नहीं है। 1999 में 4 लोगों को दिया गया था और 3 बार तो बहुत बार दिया गया है। इस बार मैक्सिमम 5 लोगों को एक साथ दिया गया है भारत रत्न। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के कंट्रीब्यूशन से संबंधित है। आप देखो GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले। 1991 का बजट प्रेजेंट करने के बाद, उस समय बजट किसने प्रेजेंट किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1991 में वो वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने जैसे ही बजट प्रेजेंट किया, वो बजट देखो काफी ज्यादा रिफॉर्मेटरी था। मतलब LPG रिफॉर्म्स की बुनियाद था 1991 का बजट। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, रिफॉर्म्स लाना देखो आसान नहीं होता। रिफॉर्म्स का पॉलिटिकल विरोध भी बहुत होता है। तो उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी के ही 200 MPs ने लेटर लिखा और कहा कि ये जो बजट प्रेजेंट किया गया है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इस बजट से सहमत नहीं है। तो ना ये सब देख के उस समय जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो डर गए। उन्होंने नरसिम्हा राव
के कमरे में जाके बोला कि मैं अपना रेजिग्नेशन देना चाहता हूं, मेरे कारण आपकी इतनी फजीयत हुई, खुद के ही पार्टी के 200 एमपीज जो हैं आपके खिलाफ हो गए, इसलिए मैं रिजाइन करना चाहता हूं। तो जानते हो पीवी नरसिम्हा राव ने क्या कहा? उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हमारी इकोनॉमी आईसीयू में है और उसकी दवा सिर्फ आपके पास में है। आपने जो किया है मेरे साथ कंसल्ट करके किया है। आप चिंता मत कीजिए, आप इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए और पॉलिटिक्स मैं संभालूंगा। मतलब मेरा काम है पॉलिटिकल विरोध को संभालना। मतलब उन्होंने देखो पूरा सपोर्ट किया हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस समय और कहा कि आप रिफॉर्म्स लेके आइए। ऐसे थे हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, जो 91 से लेकर 96 के बीच में प्राइम मिनिस्टर रहे। इन्हें द फॉरगॉटन प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री जिन्हें भुला दिया गया, जिन्होंने काम काफी अच्छा किया बट श्रेय नहीं मिला। एक एक करके वेरियस फील्ड्स में इन्होंने कैसे अच्छा काम किया वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी से ही शुरुआत करते हैं। देखो 1991 में ना हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन तक आ गया था। जो सिचुएशन श्रीलंका की हुई ना 1-2 साल पहले कि श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल खाली, दूसरे देशों से चीजें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, हमारे साथ भी यही सिचुएशन आ गई थी 1991 में। इन्फ्लेशन पहुंच गई 13% पे, डिफॉल्ट होने वाला था हमारे देश की इकोनॉमी। उस समय एलपीजी रिफॉर्म्स आए इन्हीं की सरकार में हमारे देश में। इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए? रुपये को डी वैल्यू किया गया डॉलर के मुकाबले में। 2 ट्रांचेज में ऐसा किया गया। शुरू में रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में 9% घटाई गई और बाद में 11%। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई इनकी सरकार में। मतलब पहले जो हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, इन्होंने लाइसेंस राज खत्म कर दिया। सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य रहा और वो इंडस्ट्रीज भी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स वाली थी। बाकी तो इन्होंने लाइसेंस राज खत्म कर दिया। 51% एफडीआई इन्होंने अलाउ कर दी सभी सेक्टर्स में। इनकी सरकार से पहले फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा था, 8.4% ऑफ जीडीपी, लेकिन इन्होंने कुछ गैर जरूरी सब्सिडीज कट कर दी और फिस्कल डेफिसिट को ये 6.4% ऑफ जीडीपी पर लेकर आए 1991-92 में। इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया गया प्राइवेट कंपनीज के लिए। शुरू में तो सिर्फ एलआईसी वगैरह इंश्योरेंस बेचा करती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्होंने ओपन कर दिया। टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेटाइज कर दिया। वीएसएनएल वगैरह की मोनोपोली थी उस समय, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के ओपन होने के बाद मोबाइल फोन रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ हमारे देश में। और वो पीएसयू जो भारी भरकम लॉस का सामना कर रहे थे, इन्होंने उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, जैसे बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, ये बहुत घाटे में चलने वाले पीएसयू थे, तो इन्होंने बेच के छुटकारा पा लिया। और सबसे लास्ट में इंपोर्ट ड्यूटी जो बहुत ज़्यादा लग रही थी, इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को घटा के 1991 में 300% था इनकी सरकार, हालांकि चली गई थी। 97 आते आते हमारे देश में इंपोर्ट ड्यूटी घट के 50% रह गई थी। तो इनके कार्यकाल में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए ना, उससे देखो इकोनॉमी स्टेबल हो गई। इंडिया की इकोनॉमी जो डिफॉल्ट होने वाली थी वो डिफॉल्ट नहीं हुई। इन्होंने एक नींव रख दी। आगे चल के 1994 से 2019 के बीच में इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 6% के आसपास रही। हालांकि देखो क्रिटिसिज्म भी होता है कि इनके कार्यकाल में इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में बढ़ गई। इनके द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए गए वो प्रो रिच थे, एंटी पुअर थे। सोशल सेक्टर में इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। ये तो हमने बात की इकोनॉमिक डायमेंशन की। अब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। देखो कोल्ड वार के दौरान ना अलाइनमेंट्स थी, यूएसए का ग्रुप, यूएसएसआर का ग्रुप और तीसरा नैम। कहने को इंडिया नैम का पार्ट था, नॉन अलाइन मूवमेंट का, बट इंडिया का इंक्लिनेशन यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था। इस वजह से यूएसए और यूएसए के जो अलाई कंट्रीज थे ना, मित्र देश थे, उनके साथ इंडिया के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बट कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद इंडिया ने ना अलग अलग देशों के साथ में एंगेज करना स्टार्ट कर दिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से। जहां एक तरफ इंडिया ने यूएस के साथ एंगेज करना स्टार्ट कर दिया,
जो कि इंडिया नहीं कर रहा था कोल्ड वार के दौरान, लेकिन इंडिया यूएस के प्रेशर के तले फिर भी नहीं दबा। जैसे जब देखो इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेजन किया था ना, अटैक किया था, तो उस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस के प्रेशर के बावजूद इंडिया ने ना इराक के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन आया था उसमें एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया। इसके अलावा इजराइल के साथ इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन से इस्टाब्लिश कर दिए 1992 में। इन्हीं के कार्यकाल में इजराइल के साथ इंडिया ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। इजराइल ने इंडिया की हेल्प की एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने में। नेक्स्ट, इन्हीं के कार्यकाल में सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की 1991 में। क्योंकि देखो इंडिया ना उससे पहले अपने ईस्ट को तो एक प्रकार से भूल सा गया था और चाइना लगातार अपना दबदबा इंक्रीज कर रहा था आसियान कंट्रीज में, इंक्लूडिंग म्यांमार। तो इंडिया को महसूस हुआ कि अब यार ईस्ट की तरफ ध्यान देना जरूरी है और इसी के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी। इंडिया ने थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, आसियान के इन मेंबर्स के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। और जैसा मैंने आपको बताया यूएस के साथ रिश्ते इंप्रूव होने स्टार्ट हुए। इन्होंने बाकायदा यूएस की यात्रा की 1994 में, पहले प्रधानमंत्री यूएस की यात्रा करने वाले पिछले 16 सालों में। और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स उस समय यूएस के साथ इंडिया ने साइन किए। यूएस ने इंडिया को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन संबंधित कंसर्न्स की वॉच लिस्ट से निकाल दिया। चाइना के साथ टेंशंस को कम करने की दिशा में इन्होंने काम किया। 1993 में चाइना के साथ में बॉर्डर पर पीस इस्टाब्लिश करने को लेके एग्रीमेंट साइन हुआ था, एग्रीमेंट ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। फिर देखो आस पड़ोस के देशों के साथ भी इन्होंने रिश्ते इंप्रूव किए। साप्टा साइन हुआ सार्क कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए 1993 में। तो ये हमने बात की फॉरेन पॉलिसी संबंधित इनके कंट्रीब्यूशन की। इसके अलावा देखो सिक्योरिटी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उस समय सिचुएशन ऐसी थी, ना सिचुएशन कश्मीर में बढ़िया थी और ना ही पंजाब में अच्छी थी। हालांकि पंजाब में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना स्टार्ट हुई थी, लेकिन उतनी स्टेबिलिटी नहीं थी पंजाब में भी। बट इन्होंने देखो जहां पंजाब में सिक्योरिटी सिचुएशन को अच्छे से संभाला बढ़िया से, और कश्मीर में यूं तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सब कुछ शांत कर दिया, लेकिन हाँ मुश्किल भरे हालात यानी डिफिकल्ट सिचुएशन कम जरूर हुई। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इन्हीं के कार्यकाल में आए, जो देखो एक प्रकार से ना लोकल लेवल पे लोगों को पावर देने का काम करते हैं। इसके बाद एक और पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें, कोलिशन गवर्नमेंट इन्होंने चलाई 5 सालों तक। तो बाद में जो कोलिशन गवर्नमेंट्स चली ना, उसकी नींव यहां से निकल के आती है कि 91 से 96 के बीच पहली बार ढंग से कोलिशन गवर्नमेंट चली हमारे देश में। उसके बाद तो देखो वाजपेयी जी ने चलाई, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चलाई 2004 से लेकर 2014 के बीच में। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग फील्ड्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो डिस्कस किया। लेकिन देखो क्रिटिसिज्म भी होता है कुछ चीज़ों को लेके। जैसे एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट ढंग से काम नहीं करते थे और पार्टी मेंबर्स के साथ में इनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। इसके अलावा पावर्स को सेंट्रलाइज करके रखते थे, जनता से इनका संवाद कम था, जनता में इनकी पॉपुलैरिटी कम थी। इन चीज़ों को लेके क्रिटिसिज्म भी होता है। ओवरऑल देखो इनकी लीगेसी की बात करें तो इनके बारे में जो वर्ड प्रचलित है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, हालांकि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, जिस पर मूवी भी बनी है, बट ये भी एक प्रकार से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे जो क्रिटिकल सिचुएशन में जिन्होंने सत्ता संभाली और वो अच्छा काम किया। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, स्किल्डफुल डिप्लोमेट जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी संबंधित कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को संभाला, इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजर थे जिन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और रीजनल कन्फ्लिक्ट्स को बढ़िया ढंग से टैकल किया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने पीवी नरसिम्हा राव के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अमेरिकन लीडरशिप के डिक्लाइन होने से संबंधित है। कृष्णन श्रीनिवासन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं अब। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो यूएस ना ग्लोबल सुपर पावर रहा है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद से ही,
बट कुछ जानकारों की माने, कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अब जाके यूएस की जो लीडरशिप है वो डिक्लाइन कर रही है। मतलब कि पहले तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही आप ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस देखिए, चाहे यूएन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, डब्ल्यूटीओ हो, हर जगह यूएस की चलती आई है। हम थोड़ा ना आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूएस की लीडरशिप अब डिक्लाइन करेगी। आप पॉलिटिकल डायमेंशन देखिए, यूएस की जो पॉलिटिक्स है ना आज के समय में बहुत ज़्यादा फटी हुई है। फटी हुई का मतलब ये है, एक तरफ देखो ट्रंप है जो फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाइडन है, मतलब मेच्योर्ड लीडरशिप नहीं है। अगर ट्रंप सत्ता में आ गए तो वो तो कैसे फैसले लेते हैं आपको पता है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी डर जता रहे हैं कि ट्रंप फिर से सत्ता में आ गए तो ऑथोरिटेरियनिज्म की शुरुआत हो जाएगी यूएसए में और डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी, जिसके लिए यूएस जाना जाता है। वहां पे जैसे ट्रंप आसानी से ना सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो ट्रंप फिर से अगर सत्ता में आ गए तो कहीं वो कुछ ऐसे स्टेप्स ना ले लें कि जिससे डेमोक्रेसी यूएस के लिए कई सालों के लिए ख़त्म ही हो जाए। मतलब जैसे वो संविधान वगैरह चेंज कर दें या फिर कुछ ऐसा कर दें और सत्ता आसानी से छोड़े ना। इकोनॉमी की बात करते हैं, चाइना यूएसए से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा आने वाले कुछ सालों में। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट्स ना डिवाइडेड हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा बोलेंगे, जैसे हमने भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें यह बोला गया था कि चाइना पहले यूएस से आगे निकल रहा था, बट अब चाइना की इकोनॉमी खुद डिक्लाइन कर गई है, तो आने वाले सालों में या फिर कभी भी चाइना की इकोनॉमी का साइज यूएसए की इकोनॉमी से बड़ा नहीं होगा। तो वो एक ग्रुप है एक्सपर्ट्स का जो बोलते हैं कि चाइना का अब स्लो डाउन स्टार्ट हो गया है। अब दूसरे तरह के एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि नहीं, यूएसए का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है और चाइना यूएस को रिप्लेस कर देगा। अब ये तो देखो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन दोनों पक्ष के व्यूज हमें पता होने चाहिए ताकि आंसर्स में हम दोनों पक्षों के व्यूज का इस्तेमाल कर सकें। राइटर कहते हैं आप देख लीजिए नई नई जो टेक्नोलॉजीज आई है ना, एआई, 5G, इनमें यूएस पिछड़ रहा है, चाइना आगे निकल रहा है। मतलब नई टेक्नोलॉजीज में चाइना आगे। यूएस की इकोनॉमी के ऊपर कर्ज कितना, $30 ट्रिलियन का, बहुत ही ज्यादा कर्ज में है यूएस की इकोनॉमी। आप इंटरनेशनल लीडरशिप में देख लीजिए यूएस की फेलियर, इराक में फेल हुआ यूएस, अफगानिस्तान में फेल हुआ। आज के समय में यूएस ग्लोबल एग्रीमेंट से विड्रॉ कर जाता है, अपनी कमिटमेंट से मुकर जाता है। जैसे ट्रंप राष्ट्रपति थे तो वो ईरान के साथ हुई डील से वापस आ गए। इवन उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से मैं बाहर आ रहा हूँ, हालांकि बाइडन ने फिर से कमिटमेंट दी। आज यूएस पूरी तरह से अलाइन है इजराइल के साथ में, जबकि इजराइल के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो पैलेस्टीन में ह्यूमन राइट्स का ज़बरदस्त वायलेशन कर रहा है। तो यूएस जो जाना जाता था ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टैंड लेने के लिए, वो भी इजराइल को मना नहीं पा रहा है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म किया जाए। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स यूएस की आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है। रूल ऑफ लॉ उतना अच्छा नहीं है, जिसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज जाने जाते हैं कि वहाँ पे क्राइम रेट कम है, लेकिन यूएस में क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन में डेफिशिएंसीज, इनइक्वालिटीज़, इमिग्रेशन बैकलैश, मतलब बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स है यूएस में एंटर कर रहे हैं। इनकम में असमानताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएस की गुडविल भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है पूरे वर्ल्ड में। सॉफ्ट पावर आज देखोगे ना, यूएस की उतनी सॉफ्ट पावर नहीं है जितने पहले हुआ करती थी आज के समय में, बल्कि चाइना की सॉफ्ट पावर बड़ी है। टिकटॉक हमारे देश में तो बैन है, बट दूसरे देशों में जिनमें चालू है, चाइना की सॉफ्ट पावर वहाँ पे बड़ी है टिकटॉक की वजह से। दूसरी, चाइना ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जल्दी जल्दी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में महारत की वजह से चाइना की जो गुडविल है, सॉफ्ट पावर है, वो बड़ी है। हालांकि कुछ चीज़ों की वजह से चाइना से भी लोग नफरत करते हैं, आपको भी पता है, जैसे डेट ट्रैप की पॉलिसीज़ हैं या फिर चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हल्के होते हैं। बट देखो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, चूंकि यूएस की लीडरशिप डिक्लाइन हो रही है ना, तो इसके इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशंस जैसे देखो क्लाइमेट चेंज का इशू हो या फिर कोविड-19 की महामारी हो, इन बड़े इश्यूज पे ना यूएस जो पहले लीडरशिप शो किया करता था ना, यूएस अपनी बात मनवा लेता था, कोई ना कोई विभिन्न देशों के साथ बात करके सॉल्यूशन निकलवा लेता था। आज के समय में यूएस इन इश्यूज पे ना ग्लोबल लेवल पे सॉल्यूशन नहीं ड्रा कर पा रहा है।
स्ट्रगल कर रहा है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले विभिन्न देश और यूएस एंगेज करे विभिन्न देशों से, नहीं, वैसा नहीं हो पा रहा है। आज के समय में कोई देश इंटरनेशनल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का वायलेशन करता है तो यूएस कई बार कुछ नहीं कर पाता। पहले डरते थे विभिन्न देश कि इंटरनेशनल ऑर्डर को नहीं माना, हालांकि देखो वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर भी सो कॉल्ड यूएसए के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन जो देश उसका वायलेशन करता तो लोग डरते थे कि यूएसए एक्शन लेगा। बट आज के समय में यूएस का डर ही खत्म हो गया। आप देख लीजिए रेड सी में हाउथीज जो हैं किस प्रकार से शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, यूएस का कोई डर नहीं है। आप देख लीजिए जैसे ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी एक्टिव हो रही हैं, डॉलर का विकल्प खोजा जा रहा है। यूएस सेंटर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनका भी विकल्प आ गया है, जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है। मतलब हर एक वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस डोमिनेटेड है उसका विकल्प रशिया और चाइना ने मिलकर तैयार कर लिया है। तो क्वेश्चन उठता है इंडिया के लिए क्या चॉइसेस हैं। इंडिया, राइटर का देखो अपना पर्सनल व्यू है, वो कहते हैं कि इंडिया पूरी तरह से यूएस के साथ अलाइन ना करे चाइना के अगेंस्ट, इंडिया बना के रखे चाइना के साथ भी जितना पॉसिबल हो। लेकिन कैसे पॉसिबल है, एलएसी पर चाइना आगे आ रहा है तो इंडिया इस चीज़ को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता ना। राइटर कहते हैं इंडिया अल्टरनेटिव गवर्नेंस फोरम्स जैसे ब्रिक्स में भी एक्टिव रहे, ब्रिक्स का पार्ट तो इंडिया है ही, इनको भी इग्नोर मत करे, ब्रिक्स को एक्टिव रहे इसमें भी। यूएस डिक्लाइन कर रहा है तो भी इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे देखो यूएस के पास में अभी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे इनोवेशन इकोसिस्टम है, तो इंडिया इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है, यूएसए से डिफेंस टेक्नोलॉजी ले सकता है। और जिन टेक्नोलॉजीज़ में यूएसए के पास में महारत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया यूएस से ले सकता है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो यूएस की लीडरशिप डिक्लाइन करती रहेगी और जियोपॉलिटिक्स अभी ना काफ़ी फ्लूइड वाली सिचुएशन में रहेगी, मतलब काफ़ी वोलेटाइल रहेगी। तो इंडिया जैसी इमर्जिंग पावर्स के पास में ना एक मौका है अपनी धाक जमाने का और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने का, फ़ायदा उठाने का। जैसे यूएस की बात कीजिए, इंडिया को ना यूएस से फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली यूएस के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए कि यूएस ही हमारी नैया पार करवाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये राइटर के व्यूज़ हमने समझे। कृष्णन श्रीनिवासन जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो मानते हैं यूएस अब डिक्लाइन करेगा और चाइना का इमरजेंस होगा। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो पीवी नरसिम्हा राव के कंट्रीब्यूशन से संबंधित, और दूसरा यूएस की लीडरशिप डिक्लाइन कर रही है तो उसका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी डिस्कशन। मिलते हैं हम मंडे को, तब तक हेल्थ और बढ़िया हो जाएगी और फिर ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं मंडे से। आप भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।